Class 7 Environment Chapter 5 Class 7 Environment Chapter 5 जल वाटर। यानी कि when you think of water, what image come to your mind? You think of river, the waterfalls, the Peter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paper boats in rain puddles. By noon the puddles vanish. Where does the water go? देखिए, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम जिसको बोलते हैं, वर्षा की रिमझिम, द पीटर पैटर जिसे बोलते हैं, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? By noon the puddles vanish. Where does the water go? The sun's heat causes evaporation of water into vapor. When the water vapor cools down, when the water vapors cools down, so it condenses. It condenses and forms cloud. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. The process by which water continually changes its form and circulates between ocean, atmosphere, and land is known as the water cycle. यहाँ देखिए क्या है कि देखिए सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी आपको थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलवण जल, यहाँ देखिए अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, तारे, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाता है। खाने में आपको उपयोग किया जाने वाला होता है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल अलवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक है। यहाँ एक बार फिर देखिए, द सन हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट condenses and forms cloud. From there it may fall on the land or sea in the form of rain, snow, or sleet. देखिए, the process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmospheres, and land is known as the water cycle. Our earth is like a terrarium. The same water that existed centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago. The major source of fresh water are the river, ponds, springs, and glaciers. The ocean bodies and the seas contain salty water. The water of the ocean is salty or saline. Has it contain large amount of dissolved salts. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that you eat.
यहाँ पर आपको देखिए इसमें से अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इसमें इससे पहले अब यहाँ पर इसकी जो मुख्य बात है उसको यहाँ पर देखिए। फिर कुछ एक्टिविटी, इससे पहले एक फिगर जो है उसको यहाँ देख लेते हैं। फिगर आप देखिए यहाँ पर वाटर साइकिल का फिगर है, जल चक्र का एक फिगर है। तो यहाँ पर उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं। जल चक्र का जो फिगर है उसको यहाँ पर आपको देखिए। देखिए वाटर साइकिल में सबसे जो ये नदी का पानी आप यहाँ पर देख रहे हैं। नदी का जो पानी आप यहाँ पर देखिए इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है। फिर आपको वाष्पीकरण आपको होता है। फिर वाष्पीकरण से यहाँ पर आपको बादल आ रहा है, जैसे क्या कंडेंसेशन आपको होता है, संघनन होता है, संघनन होता है। फिर यहाँ से आपको प्रिसिपिटेशन मतलब वर्षण, ये प्रिसिपिटेशन हो गया, वर्षण हो गया। वर्षण से फिर इसी में आपको घूम के आ जाता है। इस वर्षण से ये फिर उसी में आ जाता है। फिर देखिए आपको तालाबों का भी पानी इवेपोरेशन होता है, मतलब जहाँ भी नीचे में पानी है, जल स्तर में पानी है, उन सभी का इवेपोरेशन होता है, या रन ऑफ जिसे बोलते हैं, वाह जिसे बोलते हैं, रन ऑफ मतलब बहना, या वाह जिसे बोलते हैं, वो भी आपके यहाँ पर है। उस रन ऑफ है, ये वाह मतलब ऊपर से नीचे को जो गिरती है, रन ऑफ यहाँ चलती है। ये सभी का आपको इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन से फिर आपको कंडेंसेशन से प्रिसिपिटेशन, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिसिपिटेशन आपके यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर ये रन ऑफ है, वाह है। देखिए यहाँ पर क्या वाष्पीकरण से संघनन से आपको वर्षण से फिर वाष्पीकरण, इसी तरह साइकिल आपको चलता रहता है। अब आगे यहाँ पे ये देखिए, ये आपको रन ऑफ है, मतलब वहायित होती है, जो जल आपको बहती रहती है। उसके बाद आगे यहाँ पर देखिए मैं यहाँ एक कुछ खास चीज़ दिया गया यहाँ पर देखिए कि थलसेना समझते क्या है। देखिए टेरेरियम की बात यहाँ पर की गई है। देखिए टेरेरियम क्या, थलसेना क्या, देखिए इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। टेरेरियम क्या, देखिए थलसेना क्या होता है। थलसेना जो होता है टेरेरियम इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। देखिए थलसेना छोटे घर के पौधे, यह थलसेना यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। अब देखिए मेक योर ऑन टेरम, देखिए मेक योर ऑन टेरम, अपनी थलसेना बनाए। एक टेरम के यहाँ पे इमेज भी दिया गया, एक छोटा सा आपको बक्सा या डब्बा जिसमें पौधा रखा जाता है। देखिए फिर 1/4 ऑफ अ बिग जार विथ सॉइल एंड प्रेस इट वेल, पुट ए थिन लेयर ऑफ हम्स ऑन टॉप ऑफ इट, प्लांट द लार्जेस्ट प्लांट फर्स्ट एंड देन अरेंज द स्मॉलर ones around them, spray the arrangement with water and close the jar. The water that evaporates from the leaves and soil condenses and falls back in the form of drops of water. यहाँ देखिए कि एक बड़े जार के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें। इसके ऊपर हुमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़े पौधे लगाएं, तदुपरांत उसके चारों और छोटे पौधों को व्यवस्थित करें। इसमें जल की फुहार छिड़क के जार को बंद कर दें। पत्तियों एवं मिट्टी के द्वारा वाष्पित जल संघनित होकर जल की बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। यहाँ पर देखिए वाटर साइकिल की बात आपके यहाँ पर है। इसमें जो आपको ये यहाँ पे फिर से एक इमेज आपके यहाँ पर शो किया गया। इस इमेज को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपको विश्व प्रमुख समुद्र, झील एवं नदियों की इमेज है। देखिए वर्ल्ड मेजर सीज, लेक्स एंड रिवर्स की यहाँ पर इमेज शो किया गया। इसमें आपको देखिए एक बार इसको यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में, आप यहाँ पर देखिए क्या दक्षिण अफ्रीका में आपको ये आपको एटलस हो गया। इस एटलस को यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका, देखिए यहाँ पर क्या कि ये आपको दक्षिण अफ्रीका आपको हो गया। दक्षिण अफ्रीका में देखिए अमेजन नदी हो गया। दक्षिण अफ्रीका में आपको क्या अमेजन नदी हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में अमेजन नदी हो गया। कैरिबियन सागर यहाँ पे है। मिसिसिपी नदी, उत्तर अमेरिका साल्ट के सिटी, ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है, विनीपेग झील है, सुपीरियर झील है, हुरन झील है। ये सभी आपको यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का आसपास के क्षेत्र में यहाँ पर है। ये आपको प्रशांत महासागर हो गया। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर हो गया। और उसके बाद दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो गया। ये दक्षिणी महासागर हो गया।
और यहाँ पे ये मकर रेखा सीधी आपको हो गया, ये ऑस्ट्रिया में आपको टर्निंग नदी है। कोरल सागर आपके यहाँ पे हो गया, हिंद महासागर यहाँ पे हो गया, ये अरब सागर आपके यहाँ पे हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, बंगाल की खाड़ी जिसे एशिया में अंतर्गत। अफ्रीका में देखिए नाइजर नदी, आपको कॉन्गो नदी, विक्टोरिया झील, लाल सागर, नील नदी, भूमध्य सागर, दनुबा नदी, काला सागर, कैस्पियन सागर। एशिया में ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, होंगी नदी चीन की, और उसके बाद पूर्वी चीन सागर हो गया, कर्क रेखा हो गई, दक्षिण चीन सागर हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए हो गया। अब आगे इसमें चलिए, आगे यहाँ पे जो कहा गया देखिए, क्या आप जानते हैं, डू यू नो की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। देखिए सैलिनिटी, यहाँ पे जो कहा गया, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ द साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000। देखिए लवणता 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। देखिए लवणता क्या होता है, यहाँ देखिए जो कहा गया, लवणता 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। लवणता 1000 ग्राम में जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता, महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। अब यहाँ आप देखिए क्या कि सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000। देखिए लवणता 1000 ग्राम में, देखिए लवणता 1000 ग्राम में, देखिए यहाँ पर क्या कि सैलिनिटी, यहाँ पर जो कहा गया सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट, the salt in grams present in 1000 grams of water. The average salinity of the oceans is 35 parts per 1000। यहाँ देखिए क्या कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यहाँ फिर देखिए सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशन इज 35 पार्ट्स पर 1000। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यहाँ पर देखिए डू यू नो क्या आप जानते हैं, डू यू नो क्या आप जानते हैं, डेड सी इन इजराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मैक्स इट डेंस। यहाँ पर देखिए इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। देखिए डेड सी इन इजराइल हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मैक्स इट डेंस। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, तैर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इससे सघन बना देती है। अब फिर यहाँ देखिए एक खास जो कहा गया क्या कि एक्टिविटी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए क्या गया, क्रियाकलाप की थोड़ा सा कर लेते चर्चा। यहाँ देखिए टेक 2 लीटर ऑफ वाटर, लेट इट रिप्रेजेंट द टोटल वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मेजर आउट 12 स्पून्स ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। द वाटर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल रिप्रेजेंट द साल्टी वाटर फाउंड इन ओशियन एंड सीज। दिस वाटर इज ऑब्वियसली नॉट फिट फॉर कंज्यूमिंग, इट इज सैलिन कंटेंट साल्ट्स। देखिए 2 लीटर जल ले, मान ले कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। बर्तन से बाद चम्मच से जल माप कर दूसरे कटोरे में रखें। बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है जो महासागर एवं समुद्र में पाया जाता है। यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यह लवणीय जल अर्थात नमक युक्त जल होता है। द 12 स्पून ऑफ वाटर दैट वाज टेकन इन ए बाउल इज द टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। द फिगर shows us the distribution of this fresh water
सी फॉर योर सेल्फ हाउ मच वाटर कैन एक्चुअली बी यूज बाई यू। देखिए कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण और लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। संपूर्ण और लवण जल की मात्रा को दर्शाता है। चित्र में इस जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं देखिए कि आप जल की कितनी मात्रा को उपभोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको चीज़ें कहा गया कि एक बूंद नदियाँ, यहाँ पर क्या है कि देखिए एक समय क्या कि वन ड्रॉप इज इक्वल टू, देखिए नदियाँ, वन ड्रॉप इज इक्वल टू रिवर्स। देखिए वन बूंद मतलब क्या, ऑल वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, ऑल वन जल का वितरण। देखिए ऑल वन जल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर और लवण जल का वितरण, और लवण जल का वितरण। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर और लवण जल का वितरण। यहाँ पर देखिए 9 चम्मच, देखिए 9 स्पून बराबर आइस कैप्स होता है, 9 स्पून बराबर आइस कैप्स होता है। देखिए 9 चम्मच बराबर बर्फ छत्रक। देखिए बर्फ छत्रक आपके यहाँ पर है 2 स्पून से बराबर इज इक्वल टू ग्राउंड वाटर। 2 स्पून जो 2 चम्मच जो आपको हुआ, ये आपको हो गया यहाँ पर ग्राउंड वाटर, भूमजल आपको हो गया। फिर हाफ चम्मच, देखिए हाफ स्पून, देखिए हाफ स्पून इज फ्रेश वाटर लेक्स। और लवण जल की, देखिए और लवण जल की जल आपको 0.5% है, हाफ चम्मच है। और 1 ड्रॉप जो आपको एक बूंद जो वो रिवर हो गया, नदियाँ आपको हो गई। देखिए यहाँ पर क्या है कि 9 चम्मच जो है आइस कैप है, मतलब बर्फ छत्रक आपको यहाँ पर है। ये और लवण जल का यहाँ पर वितरण दर्शाया गया है। अब आगे यहाँ पर जो कहा उसको था यहाँ पर देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। देखिए यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के जल का वितरण की बात यहाँ पर आपको की गई है। उसको यहाँ पर देखिए जल का जो वितरण है उनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडी, देखिए जल का वितरण, देखिए जल निकायों का वितरण। यहाँ पर देखिए वी ऑल नो डैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इफ देयर, यहाँ देखिए इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कार्सिटी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों करना पड़ता है? इज ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस? इज ऑल द वाटर ऑन अवेलेबल टू अस? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब देखिए ओशियन में कितना, देखिए ओशियन में अंतर्गत ओशियन आपको 97.3 और सैलिन वाटर है, मतलब नमक वाला जल है वो ओशियन में, महासागरों में। आइस कैप आपको देखिए आइस कैप जैसे बोलते हैं, बर्फ छत्रक में आपको बर्फ छत्रक में आपको कितना 2.2% आपको वाटर हो गया। भूमिगत जल जिसको ग्राउंड वाटर में आपको ग्राउंड वाटर जो वो 0.68% है, 0.68% आपको ग्राउंड वाटर है। भूमिगत जल जो है वो 0.068% हो गया, अर्थात 0.68% आपको हो गया। ये सभी आपको फ्रेश वाटर के आइस कैप हो गया, फ्रेश वाटर, ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर हो गया। फ्रेश वाटर लेक्स भी फ्रेश वाटर हो गया। इनलैंड सीज एंड साल्ट लेक्स फ्रेश वाटर के अंतर्गत आ जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए क्या एटमॉस्फेयर फ्रेश वाटर हो गया, रिवर्स फ्रेश वाटर हो गया। कुल मिलाकर 100% यहाँ पूरा दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या झीलों का और लवण जल एवं समुद्री झीलों का और लवण जल जो है वो 0.009% है। उसके बाद देखिए झीलों का और लवण जल एवं समुद्री, देखिए यहाँ पर क्या झीलों का और लवण जल हो गया। उसका देखिए स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें आपको 0.009% आपको है। वायुमंडल में आपको 0.0019% हो गया। और नदियों को 0.001%, कुल मिलाकर 100% यहाँ पर आपको हो गया। यहाँ हम देखिए क्या कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय सिंपल एक्टिविटी बॉक्स। यहाँ देखिए कि आपको साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप बॉक्स यहाँ पर देखिए। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको शो किया आगे देखिए वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। यहाँ जो कहा गया देखिए जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है।
यहाँ पर आपको देखिए कहा गया क्या कि वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वाटर अलोन कैन क्वेंच, वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी, नो डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग ए प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है, प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा लगता है कि ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। बर्बाद करते हैं। देखिए बहुत सारे पेपर कतरनी है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। देखिए यहाँ पर मैनी मेजर रिवर्स इज डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। फिर आपको यहाँ पर आगे एक पेपर का जो कतरनी है, यहाँ पर आगे देखिए इसमें देखिए क्या कि जल संरक्षण, यहाँ देखिए कुछ लिखा गया यहाँ पे कि वाटर इज, देखिए वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, जल हमारे क्यों महत्वपूर्ण है। सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व फॉर फर्स्ट इन योर होम बी इन योर स्कूल। जल संरक्षण की कुछ विधियाँ सुझाएं। सजेस्ट, देखिए सजेस्ट सम वेज इन विच वाटर कैन बी कंजर्व फर्स्ट इन योर होम एंड बी इन योर स्कूल। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या कि आगे यहाँ पर आपको है क्या आप जानते हैं, डू यू नो में देखिए मार्च 22, देखिए मार्च 22 इज सेलिब्रेट हैज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू, देखिए व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रेनफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। यहाँ देखिए क्या कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में आपको मनाया जाता है। जब देखिए जब जल संरक्षण की, देखिए जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों का जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रवर्तित किया जाता है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको ओशन सर्कुलेशन की बात यहाँ पर की गई है। ओशन सर्कुलेशन मतलब कि महासागरीय परिसंचरण की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर क्या कि देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी shore, the wet sand on the beach, the cool breeze, the seabirds, the smell of the salt in the air, and the music of the waves. Everything is so fascinating, unlike the calm waters of ponds and lakes. Ocean water keeps moving continuously. It is never still. The movement that occur in the ocean can be broadly categorized as waves, tides, and currents. यहाँ देखिए कहा गया क्या कि महासागरीय परिसंचरण को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से, देखिए समुद्री तट पर नंगे पैर चढ़ने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर देखिए यहाँ पर क्या कि आपको सीसोल, देखिए यहाँ पर क्या पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। देखिए ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे महासागर गतियाँ 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहले आपको देखिए तरंगे के रूप में, दूसरा ज्वार भाटा के रूप में, तीसरा आपको धाराएं के रूप में। ये आपको पैसिफिक ओशन का आपको इमेज यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ पर आगे सबसे पहले जाते हैं, देखिए डू यू नो में भी आपको यहाँ पर आगे हैं। देखिए डू यू नो में क्या आप जानते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं, देखिए वेव्स आर फॉर्मेड व्हेन विंड्स एस्केप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव्स बिकम्स। यहाँ देखिए जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन होती है, तरंगे उतनी ही बड़ी होती जाती है। जब वो समुद्री सतह पर पवन बहती है, तब तरंग उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंग भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। फिर आपको यहाँ पर देखिए सुनामी की बात यहाँ पर की है। देखिए सुनामी इज ए जापानीज वर्ड दैट मीन्स हार्बर वेव्स हैज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी। यहाँ देखिए सुनामी जो आप देखें, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंग, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए आपको इसमें आगे यहाँ पर कहा गया
अब वेव्स की बात थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि वेव्स की बात थोड़ा सा आप यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो अ बॉल, देखिए व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल, थ्रो बॉल ऑन which and the balls into the water, what happens? It is fun to watch how the balls get washed back to the shore by the waves. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. देखिए यहाँ पर क्या कि इसमें आपको स्पष्ट रूप से कहा गया। देखिए तरंगे क्या, समुद्र तट पर, देखिए समुद्र तट पर गेंद खेलते समय, समुद्र तट पर गेंद, देखिए समुद्र तट पर गेंद खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। यह दृश्य बहुत मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है, कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है जब महासागरीय सतह पर, जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर, देखिए जब महासागरीय सतह पर जल लगातार गिरता और उठता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। इन्हें तरंगे कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए चित्र आपको 5 में 6 में आपको तरंगों का, 5 में 4 तरंगों का फिगर दिया है। फिर आपको आगे हम देखिए ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, देखिए ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट, देखिए ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम हुज वेव्स दीज में कॉज ट्रीमेंडस destruction, an earthquake, a volcanic eruption, or underwater a landslide can shift large amounts of ocean water. As a result, a huge tidal waves called tsunami that may be as high as 15 meter is formed. यहाँ देखिए द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर वाज 150 मीटर हाई। These waves travel at a speed of more than 700 km per hour. The tsunami of 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged after the tsunami. देखिए यहाँ पर कहा गया कि देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए यहाँ पर क्या कि तूफान में क्या कि तो तूफान में यहाँ पर क्या कि देखिए तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंग उत्पन्न होती है। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंग उत्पन्न होती है। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, इनके कारण आपको अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, देखिए भूकंप ज्वालामुखी, देखिए भूकंप ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे, देखिए या जल के नीचे पर भूस्खलन के विनाश, भूस्खलन के कारण महासागर जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम से 15 मीटर तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वाला तरंगें उठ सकती है जिसे सुनामी कहते हैं। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया। देखिए यहाँ पर क्या कि ये कहा गया सुनामी द अर्थ पेंडीमोनियम, यहाँ पर है द अर्थ पेंडीमोनियम, यहाँ पर द सुनामी द अर्थ पेंडीमोनियम। सही कि सुनामी द अर्थ पेंडीमोनियम, सुनामी पृथ्वी का जिसे तांडव बोलते हैं, पेंडीमोनियम मतलब को तांडव होता है। सुनामी पृथ्वी का जो पेंडीमोनियम, उसके यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए द सुनामी और द हार्बर, देखिए सुनामी और द हार्बर वेव, सुनामी और द हार्बर वेव struck havoc in the Indian Ocean on the 26 December 2004. The wave was the result of the earthquake that had its epicenter close to the western boundary देखिए यहाँ पर क्या, western boundary of Sumatra. The magnitude of the earthquake was 9.0 on the Richter scale. As the Indian plate went under the Burma plate, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10 to 20 meters and tilted in a downward direction. A huge mass of ocean water flowed to fill in the gap that was being created by the displacement. This marked the withdrawal of the water mass from the coastlines of the land masses in the South and Southeast Asia. After thrusting of Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline. Tsunami traveled at a speed of about 800 km per hour, comparable to a speed of commercial aircrafts, and completely washed away some of the islands in the Indian Ocean.
In the Indian Ocean, the Indra Point in the Andaman and Nicobar Island that mark the southernmost point of India, southernmost point of India got completely submerged. Had the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka, the waves length decreased with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700 to 900 km per hour to less than 70 km per hour. देखिए सुनामी वेव्स travel up to a depth of 3 km from the coast, killing more than 10,000 people and affected more than lakh of houses. In India, the worst affected were the coastal areas of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, and the Andaman and Nicobar Islands. देखिए while the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami. Such early warning systems are in place across the Pacific Ocean, but not in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean. Tsunamis are rare in the Indian Ocean, has the seismic activity is less as compared to the Pacific. यहाँ देखिए क्या कि ये आपको यहाँ पर द सुनामी डैट रेवेज द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया देखिए साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to life and property was primarily a result of lack of monitoring, the early warning system, and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean. फिर यहाँ पर द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द rapid withdrawal of water from the coastal region flowed by destructive wave. When this happened देखिए when this happened on the coast, instead of people going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle. As a consequence, there was a large casualty of curious onlookers when the gigantic wave tsunami struck. यहाँ देखिए सुनामी जो है पृथ्वी का तांडव आपको यहाँ पर है. देखिए यहाँ पर सुनामी जो है उसको देखिए हिंदी वाला वर्सन देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताशय तरंगों का अत्यधिक विनाश हुआ. ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थे जिसका अधिकांश सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर. इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई. भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई. इस कारण यह भूकंप आया. महासागर तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया. इस विस्थापन का निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा. फलस्वरूप दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा. भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा. यह सुनामी आपको 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों गति से की जा सकती है. और इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए. भारतीय सीमा का दूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पूरी तरह से डूब गया. देखिए जब सुमात्रा में देखिए यहाँ पर क्या कि जब सुमात्रा भूकंप के अधिकांश सुरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी. तरंगों की लंबाई कम हो गई. जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो गई. समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर प्रति घंटे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई.
यहाँ देखिए 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुआ। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम होती है। आगे हम देखिए क्या कि ये आपको तमिलनाडु तट पर सुनामी द्वारा विनाश का चित्र दिया गया था, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट। फिर यहाँ देखिए क्या कि देखिए दिसंबर 2004 में जिस सुनामी दक्षिणी पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण आरंभिक चेतावनी की प्रणाली एवं हिंद महासागर तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। देखिए यहाँ पर सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में तटीय क्षेत्र से सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाश की तरंगें उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने तट पर एकत्र होने लगे। इसके फल से जब सुनामी के साथ तरंगे आए तो बड़ी संख्या में उत्सुक बड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर देखिए आप आगे देखिए ज्वार भाटा के यहाँ पर देखिए टायर जिसको बोलते हैं, ज्वार भाटा जिसको बोलते हैं, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। द rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. It is high tide when water covers much of the shore by rising to its highest level. It is low tide when water falls to its lowest level and recedes from the shore. देखिए दिन में दो बार नियम से महासागर जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, जब सर्वाधिक ऊंचाई से उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। देखिए आपको जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। यहाँ एक खास बात आपको देखिए, आपको यहाँ पर एक आपको क्या लघु ज्वार टाइप यहाँ पर ज्वार का फिगर दिया गया है। इसमें देखिए आपको क्या कि ये मून हो गया, यहाँ पे ये मून हो गया, अर्थ हो गया, चंद्रमा, पृथ्वी और यहाँ पर देखिए सूर्य हो गया, लघु ज्वार भाटा है। इसमें आपको देखिए क्या कि पृथ्वी से आपको फिर मून की ओर है, फिर आपको पृथ्वी से फिर सन की ओर, ये आपको नीप टाइप मतलब लघु ज्वार भाटा हो गया। उसके देखिए आपको क्या, जब आपको पृथ्वी के सामने चंद्रमा से फिर पृथ्वी से चंद्रमा, फिर आपको चंद्रमा से सूर्य की ओर यहाँ पर जा रही है, ये सन हो गया। इसको मतलब आपको क्या स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, मतलब वृत्त ज्वार भाटा बोलते हैं। देखिए लघु ज्वार भाटा एवं वृत्त ज्वार भाटा इमेज है। ये आप यहाँ देखिए पृथ्वी से फिर आपको चंद्रमा, फिर आपको पृथ्वी से आपको सूर्य होती है, यहाँ भी आपको इसी स्प्रिंग टाइड का फिगर, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड का फिगर है। मतलब लघु ज्वार भाटा एवं वृत्त ज्वार भाटा के यहाँ पर इमेज शो किया गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर सूर्य एवं चंद्रमा, देखिए द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड्स। यहाँ देखिए क्या कि द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ कॉज, देखिए ऑन द अर्थ सरफेस कॉज द टाइड। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। ड्यूरिंग द फुल मून and new moon day, the sun, the moon, and the earth are in the same line, and the tides are highest, देखिए सूर्य एवं चंद्रमा, यहाँ जो कहा गया, देखिए सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण आप उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को वृत्त ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में, लेकिन चांद जब अपने
लेकिन चाँद जब अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्दाश में होता है तो चाँद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणामस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। अब देखिए ऐसे ज्वार को लघु ज्वार कहते, ऐसे ज्वार को आपको लघु ज्वार कहते हैं। ऐसे ज्वार को आपको लघु ज्वार कहते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर शो क्या गया, देखिए यहाँ पर क्या है कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुँचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुँचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान आपको अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियाँ पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब देखिए द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force cause a high tide. देखिए during the full moon and new moon days the sun, the moon and the earth are in the same line and the tides are highest. These tides are called spring tides, but when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite direction by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. फिर आपको आगे यहाँ पे है आगे यहाँ पर आपको शो किया गया है। देखिए ड्यूरिंग द नीप टाइड, देखिए हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। यहाँ पर देखिए हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। दे रेज, देखिए यहाँ पर क्या, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द सोर्स। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट हार्बर मोर इजीली। द हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द come closer to the shore during the high tide. This enables fishermen to get a plentiful catch. The rise and fall of water due to tides is being used to generate electricity in some places. अब आगे आप देखिए क्या कि एक्टिविटी कुछ आपको ओशन करंट की बात की गई है। ओशन करंट जो आपके यहाँ उसकी थोड़ा सा देखें, महासागर धारा यहाँ पर आपको दिखाया गया, उसको देखिए यहाँ पर आपको देखिए महासागरीय जो धाराएं होती है, देखिए महासागरीय आपको धाराएं आपके यहाँ पर है। देखिए महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाले जल की धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागर धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है, गर्म जल धाराएं होती है। महासागर धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्तरीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। गर्म धाराओं से स्तरीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डिफिनिट डायरेक्शन। द ओशन करंट may be warm or cold. Generally, the warm ocean current originate near the equator and move toward the poles. The cold currents carry water from polar or higher latitude to tropical or lower latitude. The Labrador Ocean current is cold current, while the Gulf Stream is warm current. The ocean, देखिए यहाँ पर क्या है, the ocean current influence the temperature condition of the area. Warm currents, देखिए यहाँ पर क्या, warm currents bring about warm temperature over land surface. The area where the warm and cold currents meet provide the best fishing grounds of the
ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ऑफ द वर्ल्ड, सी देखिए सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल द एरियाज वेयर ए वार्म एंड कोल्ड current meet also experience of foggy weather making it difficult for navigation। तो फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या एक एक्टिविटी आपको शो किया गया है क्रियाकलाप यहाँ देखिए फिल 3/4 ऑफ ए बकेट विथ टैप वाटर हीट द वाटर बाय पुटिंग एन immersion rod on one side of the bucket on the other side introduce an ice tray just remove from the freezer add a drop of red ink to observe the path of current by the process of convection। देखिए एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरे, बाल्टी एक और निमजन छल डालकर पानी गर्म कर दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल चाय डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर आगे आपको देखिए महासागर के बाद आपको यहाँ पर आगे कुछ इमेज आपको यहाँ पर शो किया गया है। इमेज यहाँ पर क्या किया, ओशन करंट्स का यहाँ पर इमेज आपको शो किया है। ओशन करंट्स का जो आपको यहाँ पर इमेज है वो आपको यहाँ पर शो किया गया है, जिसको महासागर धाराएं बोलते हैं। ओशन करंट्स मतलब महासागर धाराएं जिसको बोलते हैं, महासागर धाराएं जिसको बोलते हैं, आप इसका इमेज आपको शो किया गया है। देखिए यहाँ जो ब्लू कलर का जो आपको एरो है वो आपको कोल्ड करंट को शो करेगा, और जो वार्म का रेड कलर का एरो है वो आपको वार्म करंट को गर्म जिसको बोलते हैं कोसन धारा, जिसको वार्म करंट या गर्म धारा या कोसन धारा को दर्शाएगा, और आपको जो ब्लू कलर है वो कोल्ड मतलब शीत या ठंडी धारा को दर्शाएगा। यहाँ पर आप ये देखिए क्या है कि आपको गल्फ स्ट्रीम में आपको यहाँ पर होगा, ये सब की हम चर्चा अगले अथी में देखेंगे, इसमें आपको होगी यहीं तक रखिए। अब यहाँ देखिए क्या ये आपको क्लास 7 एनवायरनमेंट लेसन 6 का देखिए पार्ट 1 हुआ, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन की बात यहाँ पर, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन जो है उसको यहाँ पर देखिए, जिसको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या कि सलीमा देखिए आपको सलीमा वाज एक्साइटेड अबाउट द समर कैंप शी वाज अटेंडिंग, शी हैड गॉन टू विजिट मनाली टू हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद हर क्लासमेट्स। देखिए यहाँ पर सी रिकॉल्ड हाउ सरप्राइज देखिए यहाँ पर हाउ सरप्राइज सी वाज टू सी द चेंजेज इन द लैंडफॉर्म एंड नेचुरल वेजिटेशन हैज द बस क्लाइमेट हायर and higher the deep jungles of the foothills comprising sal and teak देखिए sal and teak slowly disappeared। she could see tall trees with thin pointed leaves and cone-shaped canopies on the mountain slopes। She learned that those were coniferous trees। She noticed blooms of bright flowers on tall trees। देखिए यहाँ पर दीज वर द रोडोडेंड्रस फ्रॉम मनाली हैज शी वाज ट्रैवलिंग अप टू रोहतास पास। शी सॉ दैट द लैंड वाज कवर्ड विथ शॉर्ट ग्रास एंड स्नो इन सम प्लेसेज। यहाँ देखिए फ्रॉम सलीमा, यहाँ पर देखिए फ्रॉम सलीमास ऑब्जर्वेशन वी surmise that there is a close relationship between height of the land and the character of vegetation। With the change in height, the climate change and that changes natural vegetation। The growth of vegetation depends on temperature and moisture। It also depends on factors like slope and thickness of soil। यहाँ पर देखिए क्या कि द टाइप देखिए यहाँ पर क्या द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज फैक्टर्स। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 broad categories as follows। फर्स्ट यहाँ देखिए क्या कि फर्स्ट देखिए फॉरेस्ट कैटेगरी इज फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर plentiful to support a tree cover। depending upon these factors dense and open forests are grown।
फिर आपको यहाँ पर बीम आपको देखिए क्या है कि दूसरा फैक्टर यहाँ पर देखिए, दूसरा जो कारक आपको यहाँ पर देखिए क्या है कि ग्रास लैंड, देखिए ग्रास लैंड विच ग्रो, देखिए ग्रास लैंड विच ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन सर्व क्या देखिए थ्रोनी सर्व, देखिए थ्रोनी सर्व्स एंड स्क्रब्स, थ्रोनी सर्व्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। देखिए यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, देखिए ए में देखिए क्या कि वन, देखिए ए में क्या वन जो वृक्षों के, देखिए वन जो वृक्षों के उपयुक्त तापमान है परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। यहाँ पर क्या देखिए क्या कि वन जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर संघ एवं खुले वन विकसित होते हैं। यहाँ देखिए घास स्थल की बात की गई, घास स्थल देखिए जो घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। और गोक देखिए यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ आपको है, कांटेदार सर्व्स मतलब क्या कांटेदार झाड़ियाँ हैं। कांटेदार देखिए कांटेदार झाड़ एवं देखिए कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। अब यहाँ पर इसका एक आप यहाँ देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि सर्व्स थ्रोनी सर्व्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन, ये हो गया। अब देखिए सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वह हिमाचल प्रदेश मनाली देखने गई। उसे सब स्मरण था कि वह बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी वह अस्त्राकृति एवं प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। देखिए यहाँ पर क्या गिरिपाद में, देखिए गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। अब यहाँ गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के वन धीरे धीरे अदृश्य आपको हो गए। अब यहाँ पर एक खास अब यहाँ जो आपको कहा गया टॉल देखिए आप डिसअपियर द डीप जंगल्स ऑफ फुट हिल्स, देखिए फुट हिल्स मतलब गिरिपाद से बोलते हैं, कंप्राइजिंग साल एंड टिक स्लोली डिसअपियर्ड। देखिए गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। तब पर्वत तथा पर्वतों की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंक्वाकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। लंबे वृक्षों पर खिले लाल फूलों पर उसका ध्यान लगा। वे रोडोड्रेडोन के फूल थे। मनाली से आगे रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी थी। यहाँ देखिए सलीमा के अवलोकन, यहाँ देखिए क्या कि सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ऊंचाई में परिवर्तन की बहुत अच्छी बात, ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। तो इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि देखिए यहाँ पर क्या वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर कर वनस्पति की जो वृद्धि है तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की संघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। अब हम देखिए क्या है कि आमतौर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तीन मुख्य श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। पहला देखिए वन क्या कि जो वृक्षों के उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर संघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। अब आगे हम देखें क्या कि घास जिसको ग्रास लैंड बोलते हैं उसको देखिए क्या कि जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं उसको घास स्थल बोलते हैं। अब कांटेदार झाड़ियाँ देखिए क्या कि कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियों केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। अब इसके बाद आगे इसमें जो पहला आपके यहाँ इमेज देखिए, यहाँ पहला जो इमेज है ये आपको यहाँ पर क्या कि डेरी रोडो, देखिए रोडो यहाँ पर क्या इसको रोडोड्रेडोन का यहाँ पर इमेज है ये लाल फूल। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि लेट्स डू की बात करें थोड़ा सा, आओ कुछ करते हैं, कुछ करके सीखना। यहाँ पे ये देखिए आप क्या नो कैन यू टेल व्हाई सलीमा सॉ चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन हैज शी क्लाइंब हायर एंड हायर। व्हाट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डिड सी इन द हिमालय स्टार्टिंग विद द फुट हिल्स एंड गोइंग टू द हायर एल्टीट्यूड्स। क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा। हिमालय में गिरिपाद से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पति देखी।
फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए लेट्स डू की बात की गई, आओ कुछ करके सीखे। देखिए लाइक सलीमा व्हेन यू गो टू विजिट एनी न्यू प्लेस नोटिस द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन occurring there and try to think of factors responsible for the growth of such vegetation in that habitat. Note down if any human interference has taken place in that area in terms of deforestation, grazing, cultivation of cash crops, construction activity etc. देखिए यहाँ पर क्या है कि सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियाँ वहाँ पैदा हुई है। अब हम देखिए क्या है कि वृक्षों की कटाई, देखिए वृक्षों की कटाई, चराई, नकदी फसलों की खेती, निर्माण कार्यों आदि के रूप में उस क्षेत्र पर अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखिए। यहाँ देखिए आपको पहला चैप्टर पूरी तरह से आपको, अब देखिए दूसरे चैप्टर में हम आपको कहा गया, ये फिर दूसरे चैप्टर में आपका फिगर आपके यहाँ पर दिया गया। फिर फिगर देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये कांटेदार झाड़ियाँ हैं जिसको बोलते हैं थ्रोनी सर्ब्स बोलते हैं। थ्रोनी सर्ब्स मतलब आपको कांटेदार झाड़ियाँ होते हैं। अब दूसरे यहाँ पर देखिए डू यू नो की बात यहाँ पर की गई है, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, आपको क्या आप जानते हैं। देखिए क्या द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल व्हाई। देखिए द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज सो एनॉर्मस दैट इट इज लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। कैन यू टेल व्हाई। देखिए ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल है कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों। अब देखिए एनाकोंडा, देखिए यहाँ पर क्या, एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज ए क्रोकोडाइल। देखिए एनाकोंडा वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नेक इज फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट ए लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। यहाँ देखिए एनाकोंडा, देखिए एनाकोंडा विश्व का एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवरों को मार और खा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि आगे यहाँ पर आपको है, देखिए यहाँ पर आपको सलीमा, देखिए आप फिर से सलीमा was sharing her experience of Himalayan trip with her father. Her father visited various places in the world. He told Salima about his observation of the variety of vegetation in different parts of the different continents. He mentioned, देखिए यहाँ पर क्या कि he mentioned about coniferous forest in the subpolar regions. Thorny bushes in the deserts, thick tropical hardwood, thick tropical hardwood forest in the humid regions, and many more. देखिए यहाँ पर सलीमा realized the Himalayas have almost all variety of vegetation which one can see while moving from the equator to the polar region. देखिए सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना ये अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाए जाने विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियों, आंध्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती है। अब देखिए द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर mainly because of the change of the climate condition. Let us get to know the different types of natural vegetation of the world with their characteristic features and wildlife inhabiting there. यहाँ देखिए क्या प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं उनके गुण एवं वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ आपको है क्या कि ट्रॉपिकल सबसे पहले देखिए फॉरेस्ट मतलब वन, आपको यहाँ देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब क्या, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले।
यहाँ पर आपको देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जिसे कहते हैं। दीज फॉरेस्ट देखिए दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फिगर 6.3। देखिए दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन नियर द इक्वेटर एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक्स। दीज रीजन्स देखिए दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। हैज देयर इज नो पार्टिकुलर ड्राई सीजन। द ट्री देखिए द ट्री डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। दिस इज द रीजन दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। The thick देखिए the thick canopies of the closely the thick canopies of the closely spaced trees don't allow the sunlight to penetrate inside the forest even in the daytime. Hardwood trees like rosewood, ebony and mahogany are common here. यहाँ पर देखिए क्या है कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन देखिए ये घने वन भूमध्य रेखा एवं भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान। अब देखिए काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। देखिए काफ़ी घने वृक्षों की मोटी बितान कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबूनस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। ए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात की गई है। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की यहाँ पर आपको था। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, अब यहाँ पर आगे देखिए क्या है कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात आप यहाँ पर करते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखिए मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपको है। तो ट्रॉपिकल आपके यहाँ पर जो आपको देखिए क्या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके यहाँ पर है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको जिसको बोलते उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस आर द मानसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस। ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड सीसम। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, transport and constructional material. Tiger, lion, elephant, langurs and monkeys are the common animal of these regions. देखिए उष्णकटिबंधीय टॉपिक मतलब उष्णकटिबंधीय आपको डेसिडुअस मतलब आपको पर्णपाती और फॉरेस्ट में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम में यहाँ वृक्ष के पत्तियाँ झाड़ देते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म मौसम यहाँ के वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि है। यहाँ देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की। देखिए टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको है। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके यहाँ पर है। देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन आपके यहाँ पर है। देखिए द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। एग्जाम्पल इन साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राजील। दे comprise both hard and soft wood trees like oak, pine, and eucalyptus, etc.
देखिए क्या शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बाज चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अब देखिए जिसको बोलते टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब क्या होता है कि शीतोष्ण सदाबहार वन को बोलते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ इमेज आपको एक टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की इमेज दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इमेज भी आपको यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड along the eastern margin of the continents, example in the southeast USA, South China and in southeast Brazil. They comprise both hard and soft wood trees like oak, pine and eucalyptus etc. अब इसके आगे का फिगर आपको यहाँ पर दिया गया। देखिए लेट्स डू की बात यहाँ पर की गई है। आओ कुछ करके सीखें। देखिए यहाँ पर क्या वेयर इन इंडिया डू tropical evergreen and tropical deciduous forest occur. Name the states. Which type of forest dominates most parts of India? देखिए भारत में शीतोष्ण सदाबहार एवं शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के नाम बताएं। अब देखिए भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। फिर देखिए क्या टाइगर यहाँ पे इमेज है, एक गोल्डन लंगूर का इमेज है, बाघ का इमेज है, फिर आपको एलिफेंट हाथी का इमेज है। अब यहाँ पर देखिए टेम्परेट, यहाँ पर क्या है कि टेम्परेट यहाँ पर आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात की गई है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की बात करें तो थोड़ा सा टेम्परेट देखिए यहाँ पर क्या है कि टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके यहाँ पर है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके यहाँ पर है, जिसको बोलते हैं हिंदी में शीतोष्ण पर्णपाती वन बोलते हैं। देखिए हैज वी गो टुवार्ड्स हायर लैटिट्यूड देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ USA, न्यूजीलैंड, चिली एंड आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। दे सेड देयर लिव्स इन द ड्राई season. The common trees are oak, ash, beech, etc. Deer, foxes, wolves are the animal commonly found. Birds like pigeons, monarchs are also found here. देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या हुआ, देखिए उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां सूक्ष्म मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले वन है, देखिए यहाँ पाए जाने वाला वन आपको है बांज, एस, बीच आदि। हिरन, रोमली, देखिए हिरन, रोमली, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजन, देखिए फिजन तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए जो खास चीज़ आपके यहाँ पर शो किया गया है, ये आपको फिजेंट्स का यहाँ देखिए क्या, ये आपको फिजेंट्स का इमेज है, ये आपको एक मोनल का इमेज है। फिजेंट्स और मोनार्क यहाँ पर इमेज है। उसके यहाँ देखिए डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कुछ खास देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या मेडिटेरियन, देखिए यहाँ पर क्या कि मेडिटेरियन ट्रीज अडॉप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। देखिए भूमध्य सागरीय वृक्ष आपको सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्प उत्सर्जन को रोकती है। फिर आपके यहाँ देखिए क्या मेडिटेरियन रीजन्स आर नोन एज ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टिवेशन। देखिए भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि कारण विश्व का प्रधान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि कारण विश्व का प्रधान भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको आगे है कि आगे यहाँ पर आप देखो क्या कि मेडिटेरियन वनस्पति वेजिटेशन की बात यहाँ पर करते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति यहाँ पर देखिए क्या यू हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसिडुअस ट्रीज। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन्स ऑफ द कंटिनेंट आर डिफरेंट। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन
It is mostly found in the areas around the Mediterranean Sea in Europe, Africa, and Asia. Hence the name. This kind of vegetarian is also found outside the actual Mediterranean region, California in USA, in the USA, Southwest Africa, southwestern, देखिए यहाँ पर southwestern, southwestern South America and Southwest Australia. These regions, यहाँ देखिए क्या कि these regions are marked for hot dry summers and mild rainy winters. यहाँ पे देखिए citrus, देखिए citrus fruits such as orange, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to, and there isn't much wildlife here. आप भूमध्य सागरीय वनस्पति देखिए, आप जान चुके कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी दक्षिणी वृक्ष महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। यहाँ भूमध्य सागरीय, देखिए यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसलिए इसका यह नाम पड़ा। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा मृदु शीत ऋतुएं होती। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वन सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ से प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। इसके बाद आपके यहाँ पर देखिए इसमें जो आपको था मेडिटेरेनियन के बाद आपके यहाँ पर आगे है। अब आपके यहाँ पर आगे देखिए क्या कि देखिए आओ कुछ करके सीखे। देखिए अपने आसपास नरम तरह रीड कास्ट से बनी यहाँ पर जो आपको कहा गया